हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 26 टू 35 को समझेंगे। पार्ट 3 पावर ऑफ कोर्ट की बात करता है। पावर ऑफ कोर्ट से मतलब ये है कि वो जो है कौन कौन से कोर्ट होंगे जिसके द्वारा किसी ऑफेंस का ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आप सबसे पहले एक बार नजर मारें सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 में हमने इसी से रिलेटेड कुछ समझा था, किस तरीके से ट्रायल करता है कोर्ट। अब देखिए, यहाँ पर जो इसमें आपका क्लॉज है वो ए और बी है और एक प्रोविजो है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें जो पहला क्लॉज है यानी पहला है जो ए है, उसमें क्या लिखा हुआ है? ए में ये लिखा है कि जब आईपीसी के अकॉर्डिंग किसी ने कोई क्राइम किया तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट तो उसको सीआरपीसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट देंगे कि किस तरीके से, यानी क्योंकि आईपीसी प्रोसीड कर रहा है ना सीआरपीसी को, तो कहा कि अब कैसे करेंगे, यानी आईपीसी के अकॉर्डिंग जो ट्रायल होगा तो वो कौन से कोर्ट से होगा। तो पहली बात हाई कोर्ट, दूसरा इसमें लिखा है सेशन कोर्ट और तीसरा लिखा है वो कोर्ट जिसका ट्रायल सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया है, उस कोर्ट के द्वारा आप ऑफेंस का ट्रायल करेंगे। अब बी क्लॉज क्या कह रहा है? बी क्लॉज कह रहा है कि जहां बात हो, सपोज आईपीसी से डिफरेंट ट्रायल है, आईपीसी से जब डिफरेंट ट्रायल है तो किसी अन्य विधि के द्वारा अपराध का विचारण होगा। देखिए सेक्शन 4 को निकालिए, आप मेरे साथ साथ निकालेंगे, साथ साथ चलेंगे, नजर मार के रखेंगे बाकी के सेक्शंस पे, तो आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि ये चीजें नहीं तो आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएंगी। देखिए लिखा है सेक्शन 4 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी कोड एंड अदर लॉ। इज इट क्लियर? तो यही हमने समझा था और यही बात यहाँ पर समझाई गई है कि जहां बात आ जाए किसी एनी अदर लॉ की, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जैसे एनडीपीएस के बारे में बताया था और भी बहुत सारी एक्ट के बारे में बताया था, पीछे आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है। और फिर अब बात कह रहा है कि चलो अभी जब उसमें भी डिफाइन नहीं है, यानी किसी अन्य विधि में भी अगर डिफाइन नहीं है तो क्या होगा तो कहा कि अगर उसके अंदर डिफाइन है तो ठीक है, और जब उस लॉ में नहीं बताया गया तो हाई कोर्ट या फिर ऐसे कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है जिसका ट्राइबल फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। तो इसको याद रखने के लिए आपको फर्स्ट शेड्यूल को अपने टिप्स पर रखना पड़ेगा। आप उसका चार्ट बना के अपनी आंखों के सामने अपने स्टडी टेबल पे लगा लें, क्योंकि वो तो आपको याद करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसका प्रोविजो क्या कहता है? प्रोविजो कहता है कि जहां बात आ जाए महिला से संबंधित अपराधों के विचारण की, तो कहा कि जी देखो ठीक है विचारण करो, लेकिन वो विचारण होगा महिला जज के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा 376 वाले जो ऑफेंसेस आपने आईपीसी में पढ़े हैं ए टू ई। इज इट क्लियर? अब इसमें आ जाता है सेक्शन 27। सेक्शन 27 जुवेनाइल कोर्ट की बात करता है। जुवेनाइल यानी कि जुरिडिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स, किशोरों के मामले में अधिकारिता, किशोरों के मामले में। अब यहाँ पर किशोरों के मामले की बात यह है कि किसी ने ऐसा ऑफेंस किया है कि जो ना तो डेथ पनिशमेंट और ना ही लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल है, तो उसका ट्रायल कौन करेगा? तो आपको समझना है। तो देखिए, अगर वहां पर कोई उस तरह का लॉ बना है या उस तरह का कोर्ट बना है उसके लिए तो ठीक है, जैसे कि जुवेनाइल बना हुआ है तो ठीक है इसमें जाएगा, या और भी बहुत सारे ऐसे हैं। और अगर नहीं है तो सीजीएम करेगा। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें जो याद करना है कि चिल्ड्रन एक्ट के अकॉर्डिंग होगा या फिर सीजीएम करेगा, और या फिर तीसरा कोई अगर और कोई लॉ इन्फोर्स में है उसके लिए बना हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग भी उसको कर सकते हैं, जिसके अंदर उसको रिहेबिलिटेशन में भेजा जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा कि भाई क्या है वो सुधर जाए, थोड़ा सा वो चीज़ों को वो करे, क्योंकि 16 साल से मतलब कम का है, या ये कहें 16 साल का ही है अभी, वो 16 साल के अंदर होना चाहिए। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। सीजीएम, चिल्ड्रन एक्ट और किसी एनी अदर लॉ, तो पहले जो प्रायोरिटी है वो किसको दी जाएगी? पहली प्रायोरिटी देंगे कि उससे रिलेटेड जो भी आपका लॉ बना हुआ है, जो भी कोर्ट उसके लिए स्पेशली बना हुआ है, जैसे कि फैमिली कोर्ट स्पेशली बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान रखना है आपको कि जी उसने जो अपराध किया वो डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट वाला ही कर दिया। अभी तक हम कह रहे थे नहीं वो नहीं किया, लेकिन उसने वही कर दिया जो मृत्यु दंड और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है।
तो कौन ट्रायल करेगा? तो कोर्ट ऑफ सेशन करेगी, इतना ध्यान रखिएगा आप। कोर्ट ऑफ सेशन करेगी, लेकिन जिस दिन आप उसको ला रहे हैं कोर्ट में, तो वो 16 साल के अंदर ही होना चाहिए, उससे ना कम नहीं होनी चाहिए उसकी एज। इतनी आपको बात ध्यान रखनी है। इसमें आपके कोई भी प्रोविजो नहीं है और कोई भी दूसरा सबसेक्शन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 28 बात करता है सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट में पास, यानी कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट कौन कौन से अपराध का नहीं, कौन कौन से दंड को देने का मतलब उनके पास पावर है, ऑथोराइज है। तो इसमें भी 3 पॉइंट ध्यान रख लेना कि हाई कोर्ट और आपका सेशन कोर्ट दोनों ही लॉ द्वारा ऑथोराइज्ड कोई भी दंड देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं, इनको आराम से ही दे देंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जब हाई कोर्ट तो देगा ही देगा, अब जब सेशन कोर्ट को कोई भी डेथ पनिशमेंट या डेथ सेंटेंस देना है किसी को, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि वो जो है जरा कंफर्म कर ले हाई कोर्ट से कि भाई मैं जो है क्या मैं इनको ये डेथ पनिशमेंट दे दूं। इसको समझने के लिए आप चैप्टर 28 या फिर ये कहें सेक्शन 366 ऑफ CRPC पर जरा नजर मार लीजिए, ठीक है? तो आपको बात समझ में आ जाएगा कि क्या बात है, इसमें क्या कहा गया, किस तरीके से कंफर्मेशन होती है 366 ऑफ CRPC। अब इसमें तीसरी बात और एक और, जैसे कि हमने बात की, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, एडिशनल और आपका ये जो क्या नाम है असिस्टेंट, इन दोनों पर अच्छी तरह से समझ लेंगे। एडिशनल इक्विवेलेंट होता है किसके? सेशन जज के, लेकिन जो असिस्टेंट होता है वो इक्विवेलेंट नहीं होता, इसीलिए वो ना तो डेथ पनिशमेंट देगा और ना ही वो लाइफ इम्प्रिजमेंट देगा, ठीक है? वो क्या देगा फिर? तो वो जो देगा वो देगा 10 साल, है ना, 10 साल की उसमें बात की गई है कि 10 साल की इम्प्रिजमेंट दे सकता है, 10 साल की सजा दे सकता है, नो डेथ और नो लाइफ इम्प्रिजमेंट, इससे अलावा कुछ भी नहीं। अपनी जो है मतलब ज्यादा वो नहीं करेंगे ये लोग। उसको बता दिया ना, असिस्टेंट है ना, एडिशनल नहीं है। असिस्टेंट तो आप खुद ही समझते हैं कि जो असिस्टेंट है तो वो असिस्टेंट बन के ही रहेगा ना, मालिक थोड़ी बन जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, इसमें अब अपील का भी आपको समझना है कि अब अगर इनसे किसी को तकलीफ हो गई कि भैया ये इन्होंने क्या कर दिया, तो अब ये अपील करें जी, हमें इनके लिए अपील करनी है। तो इस अपील को समझने के लिए आप क्या करिए, आप जरा 374 ऑफ CRPC को देखिए। 374 और ऑफ CRPC आपको बताएगा, क्या बताएगा कि भैया देखो इनकी अपील किस तरीके से होगी, ठीक है? यानी कि अपील्स फ्रॉम कन्विक्शंस, ठीक है? अपील्स फ्रॉम कन्विक्शंस के बारे में बता रखा है। 374 में अपील होगी और आपको ध्यान रखना है कि देखिए अब जब बात आ गई सेशन कोर्ट की अपील की, सेशन कोर्ट के आप कन्विक्शन से आपको प्रॉब्लम है तो आप जाइए हाई कोर्ट में। अब जो असिस्टेंट है तो असिस्टेंट तो उसी के ऊपर जाएगा ना, जिसने उसको अपना असिस्टेंट बना रखा है वो उसी से बात करेगा ना, फिर वो उससे ऊपर से बात करेगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि देखिए अगर आपको प्रॉब्लम है पापा से तो आप दादा से शिकायत करेंगे, दादा से प्रॉब्लम है तो उनसे ऊपर वालों से शिकायत करेंगे, सीधा थोड़ी ऊपर चले जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, किस तरीके से चलेगा प्रोसीजर। बस डिफरेंस याद रखना, असिस्टेंट ना तो नो डेथ नो लाइफ इम्प्रिजमेंट, 10 साल तक की सजा दे दो, बस उतना हो गया, आपको उतना ज्यादा नहीं आप पावर दे रहे, ठीक है? दोषसिद्धि से अपील वो उसमें मैंने आपको बता दिया 374 में। अब बात आती है सेक्शन 29 की। सेक्शन 29 को भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से समझिए। सेक्शन 29 कह रहा है मजिस्ट्रेट की कोर्ट जो है वो कौन कौन से दंड दे सकते हैं, यानी कि जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट हैं वो कौन कौन सी सजा देंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट कितने तरह के मजिस्ट्रेट हमने CRPC में पढ़े हैं। इसके लिए आपको इन चीजों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अब हमने सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बात की गई है इसमें आपका सेक्शन 29 में आपके 4 सबसेक्शन है। इन 4 सबसेक्शंस को आपको समझना है कि पहली बात है जो CGM है,
सीजीएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो क्या करेगा, वो 7 साल तक की सजा देगा, 7 साल से ज्यादा नहीं देगा। नो लाइफ इम्प्रिजमेंट और नो डेथ इम्प्रिजमेंट, वो नो लाइफ इम्प्रिजमेंट और नो डेथ पेनल्टी, ठीक है, इन दोनों में से कुछ नहीं देगा वो। अब फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो 3 साल से ज्यादा नहीं देगा, और जो सेकंड क्लास है वो 1 साल से ज्यादा नहीं देगा। और अब फिर हम सीएमएम और एमएम को भी तो ध्यान रखना है ना। अब इसको आप ऐसे ध्यान रखिए, जो सीएमएम हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, उसको इक्विवेलेंट कर दें किसके बराबर, सीजीएम के बराबर, ठीक है। सीएमएम इक्विवेलेंट हो गया सीजीएम के बराबर, उतनी सजा दे देगा, और एमएम हो गया फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बराबर, और सेकंड क्लास तो खैर सेकंड क्लास है ही, उसको क्या किया जा सकता है। अब इनसे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि भाई इन्हों का जो डिसीजन है वो आपके गले नहीं उतरा, तो जाइए फिर कहाँ, क्योंकि इन सब का बाप कौन है, इन सब के ऊपर कौन है, सेशन कोर्ट, ठीक है। सेशन कोर्ट में जाइए और अपील कीजिए, वही आपके बैरक में लिखा हुआ है। जिस तरह से मैं बता रही हूँ, एक पॉइंट को याद रखिए बहुत ध्यान से। अब बात आती है सेक्शन 30, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, यानी कि अब आपको क्या है, आपको सजा भी मिली, यानी कि आपको इम्प्रिजमेंट भी मिली और आपको जुर्माना भी मिला। अब आपने जुर्माना तो दिया ही नहीं, अब जब आपने जुर्माना नहीं दिया तो आप कुछ तो करना पड़ेगा ना आपका, वही ये सेक्शन आपको समझा रहा है कि देखिए, इसको भी रीड विद करें, सेक्शन 61 एंड 65 ऑल्सो, किसका, आईपीसी का, इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन में डील करता है। अगर वो फाइन नहीं दे पाता तो किस तरीके से उसकी जो मतलब इम्प्रिजमेंट है यानी कारावास है, जो उसको जेल में डालेंगे, तो उसको कितना एक्स्ट्रा और डालेंगे कि भाई तुमने फाइन तो दिया नहीं, तो अब चलो अंदर थोड़ा दिन और रहो, क्या करें तुम्हारा, तो इस तरीके से कह रहे हैं। फिर कहा कि देखो, इन अदर वर्ड्स, कि अगर किसी भी क्राइम में कोई सजा फिक्स है, ठीक है, कोई सजा फिक्स है, जैसे कि आपका जैसे कि चोरी के लिए है, चोरी के लिए 3 साल की आपकी सजा फिक्स है, और आपको सजा मिली क्या है, 5 साल की, ठीक है। 5 साल की सजा में आपको उसने क्या नाम है, सीजीएम ने दे दी। या फिर और एक दूसरे एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी भी अपराध में 4 साल की सजा और फाइन भी देना था और उसमें डिफॉल्ट होता है, यानी आप नहीं दे रहे, तो इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें 4 यानी 4 + 1/4, ये फाइन ना देने पर कल कितना हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा। यानी कि जो 1/4 ऐड किया जाएगा ना, वो आपका 1/4 मेन पनिशमेंट में से ऐड किया जाएगा। मेन पनिशमेंट यानी कि जो आपकी उस अपराध के लिए सजा होती, उस सजा में से 1/4 निकाल लेंगे, ठीक है, उस सजा में से 1/4 निकाल लेंगे। यानी कि जैसे 3 साल की सजा है तो उसमें से आपका 1/4 निकाल लेंगे, और 1/4 निकाल करके फिर जो आपको सजा अभी मुकर्रर हुई है, यानी जो फिक्स हुई है, उसके साथ उसको ऐड कर देंगे, तो उतनी टोटल आपकी सजा हो जाएगी। और उस सजा के बिहाफ पे ही आपको चीजों को समझना है। इसमें जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है वो ये है, आपको ये ध्यान रखना है कि 1/4 यानी सब्सटेंटिव सेंटेंस में से आपको क्या करना है, 1/4 को आपको और काटनी है सजा। अब आपका आ जाता है, देखिए मैं बेरिक की लैंग्वेज पढ़ देती हूँ, वही लिखा है इसमें कि 3rd लाइन से देखिए, सब्सटेंटिव सेंटेंस exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of the fine. Is it clear? अब आइए सेक्शन 31 को समझते हैं। सेक्शन 31 बात करता है किस चीज की, सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। एक ही ट्रायल में बहुत सारे जो आपके क्या है ऑफेंसेस है, उसको हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, यानी उसका विचारण करेंगे। आगे समझते हैं।